अच्छा जना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये फरमाइएगा कि यूक्रेन ने जो हमला किया है रूस के रिफाइनरी पे, ऑयल रिफाइनरी पे, इस सारे अमल को आप किस तरह से देखते हैं? एक तरफ तो अमेरिका का प्रोग्राम जो जंग बंदी का था, तो क्या ट्रंप साहब का वो सारा आइडिया जो बढ़ गया वो ये इस अटैक के बाद? जी इमरान साहब देखिए, ट्रम्प जो है वो ट्रांजिशनल है, मर्क्यूरियल पर्सनैलिटी है। वो कभी नाराज हो जाते हैं। तो उन्होंने शुरू में क्लेम किया था कि अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो ये जंग ही ना होती, और जब मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो आप देखिएगा 48 आवर्स में मैं जंग खत्म करवा दूंगा। ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि पुतिन भी इस जंग को खत्म कर देंगे और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। जब अब पुतिन की तरफ से भी रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं आया, आपको पहला याद होगा ज़ेलेंस्की का बड़ा एम्बैरेसिंग एक विजिट हुआ था जिसमें उन्होंने थोड़ा सा शो किया था कि मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं वॉर को। अच्छा, वहां पे डायकॉटमी है, ट्रम्प के साथ पूरा वेस्ट भी नहीं खड़ा। ओवरऑल तो वो सामने नजर आते हैं, सारे इकट्ठे बैठ भी होते हैं, बात भी करते हैं, बट वेस्ट नहीं चाहता कि ये जंग खत्म हो जी। वो चाहता है कि यूक्रेन के जरिए ही रशिया को कट टू साइज किया जाए, वरना ये एम्बोल्डन होगा। अभी देख रहे हैं पोलैंड के ऊपर उसने उनकी विल को चेक करने के लिए देखा है, टेस्ट किया गया जी पोलैंड के ऊपर भी। तो वहां पे भी जॉइंट जो डिफेंसिव सिस्टम्स हैं उसको इंप्रूव कर रहे हैं नेटो वाले। ऑलरेडी ईस्ट के बारे में उन्होंने कुछ अप्रूवल्स दे दी है कि ईस्ट का जो डिफेंस है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, उसके लिए प्लेजेस भी हो रही हैं और उसको कर रहे हैं ताकि इसी ये जो बफर जोन के तौर पे यूक्रेन को इस्तेमाल करते हुए रशियन डिजाइन को रोका जाए। तो प्रोग्राम बिल्कुल जी डिपेंड करता है दो वॉरिंग फैक्शंस के ऊपर। पुतिन इस वक्त जो मिलिट्री एप्लीकेशन कर चुका है वो कभी भी नोशन ऑफ अच्छा जाहिद साहब, ट्रम्प जो है वो कहते हैं कि ज़ेलेंस्की और बाइडन की वजह से यूक्रेन रशिया वॉर जो है वो शुरू हुई थी। लेकिन अभी देखें तो ट्रम्प जो मुतालिबात कर रहे हैं नेटो ममालिक से कि तेल ना खरीदें रूस से और वरना पाबंदियां आयद करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प का ये मुतालिबा यूक्रेन जंग की शिद्दत बढ़ाने का बायस बनेगा। क्या समझते हैं आप? नहीं, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज तो कंट्रीज लगाती हैं जी। वो दे अपना नेशनल इंटरेस्ट सारी कंट्रीज देखेंगी। जैसे अब इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्ट हुआ है और इंडिया और एक देखिए एक चीज याद रखिएगा जी, आप लोग के देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी। एक तो ऑन द फेस ऑफ इट जो चीजें नजर आ रही होती हैं, और एक होती है जो पीछे नजर आने वाली डिप्लोमेसी भी हो रही है। बहुत सारी चीजें वहां पर डिसीजन हो रहे होते हैं। आपने ईरानियन अटैक में देखा कि ईरान ने कतर पे अटैक किया और हम अभी कमेंट्री कर रहे थे कि कतर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, और थोड़ी देर बाद सीज फायर हमने देख लिया। और अमेरिकन बेस के ऊपर ईरान ने मिसाइल फायर किए, लगे या न लगे जैसे भी थे, और अमेरिका फिर उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इट इज नॉट पॉसिबल कि ये टेसिट अप्रूवल या एक सेटिंग के तहत ना होता। अभी ये देखिए ये चीजें जो कतर में हो रही है, अगर जो चीजें बैकडोर डिप्लोमेसी में हो रही है या बैकयार्ड में हो रही है वो तो हमारे सामने नहीं, उस पर तो असेसमेंट नहीं हो सकती। आई डोंट थिंक सो कि इस वक्त ये वॉर जो है वो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। वो क्योंकि अच्छा, अभी अच्छा जो है वो एक मोमेंट पे ऐसे पहुंच गया कि वो अच्छा नोशन ऑफ विक्ट्री। अच्छा जना साहब ये फरमाइएगा, जना साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त कुछ जो तज्जियाकार हैं उनकी राय में रूस जो एक बड़ा हमला करने जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरे यूक्रेन पे कब्जा करने की कोशिश करे। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई ही रूस ये बड़ा हमला करेगा और क्या वो यूक्रेन पे कब्जा कर भी सकता है? क्योंकि यूक्रेन का 20% पर तो जो है रशिया ने कब्जा किया हुआ है। देखिए आई डोंट थिंक सो कि वो इस पोजीशन में है, और कभी उसको करना भी नहीं चाहिए। कभी कभी इतने बड़े जब आप ह्यूरिस्टिक हो जाते हैं और आप बड़े अपने से ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा अचीव करना शुरू कर देते हैं। देखिए उसके जो पॉलिटिकल मकासद थे कि वो नेटो में न जाए, नेटो का मेंबर न बने, वो एक उसको अपना एक सबसर्विएंट स्टेट ही रखना चाहता है। तो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स आर लिटिल डिफरेंट। लेकिन पूरे उस अगर यूक्रेन पे कब्जे पे जाएगा तो वेस्ट विल नेवर अलाउ इट जी, वो कभी अलाउ नहीं करेगा। वो फिर जॉइंट मैकेनिज्म से हो सकता है इस वॉर में जंप इन कर जाएं और यूक्रेन को ऑल आउट सपोर्ट, वैसे भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑल आउट सपोर्ट पे चले जाएंगे। और ये रशिया के लिए इट कैन बी अ कैच 22। कभी कभी आप अपने से बड़े ऑब्जेक्टिव्स जब लेना शुरू कर देते हैं या अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को बहुत एनहांस कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आप फिर उसका विक्टिम भी बन जाते हैं। रशिया इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान ने आपने देखा कि फिर जो चीजें ट्रिगर हुई वो फिर रशिया के अपने ब्रेकअप पे खत्म हुई हैं जी। तो वो आई डोंट थिंक सो कि वो इससे ज्यादा कुछ करना चाहेंगे या इससे आगे जाना चाहेंगे।
और कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि कितनी इकोनॉमिक स्पेस है जी रशिया के पास। आई डोंट थिंक सो कि दे हैव अ वेरी गुड इकोनॉमिक स्पेस एट द मोमेंट। जनरल साहब एक आपसे और सवाल है, उस पर कमेंट आपका लेना बड़ा जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने दो टोक पैगाम दिए कि अफगानिस्तान या खार्जियों में से जी ये फरमाया कि थोड़ी सी दाखिली सूरत पे भी बात कर लेते हैं कि ये जो मामला है और जिस तरह से बन्नू में हमला हुआ और जिस तरह से खारजी जो है वो अफगानिस्तान से आके ये रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कार्रवाइयां कर रहे हैं, इसमें दो चीजें बड़ी हैं जिस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। एक तो वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने ये वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अफगानिस्तान या खारजियों की तरफ देख लें और या हमारे साथ मिल जाएं, तो अब क्या अफगानिस्तान जो है उसको एक रुख अपनाना पड़ेगा? और दूसरी बात ये सर कि आप नहीं समझते, क्योंकि आप खुद भी, क्योंकि आपका पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रहा है, मेजर जनरल के ओहदे पर फाइज रहे हैं, इस मुल्क के लिए लड़ते रहे हैं, कि इस सारी सूरत हाल में सियासतदान जो रवैया अपनाए हुए और खास तौर पे बन्नू जैसा वाकया हो जाता है लेकिन पीटीआई की तरफ से उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। इवन अली अमीन गंडापुर साहब कहीं नजर नहीं आते जो कि केपी के वजीर आला भी हैं। तो इस सारे अमल को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये चीजें किसी भी मुल्क के लिए जब फौज और पूरी कौम शाना बिशाना खड़े हैं दहशतगर्दों के खिलाफ और सियासतदान हमारे वो जो है क्या रवैया अपनाए हुए हैं? जी इमरान साहब, मैं जरा आई वुड लाइक टू अवॉइड कि मैं कोई पॉलिटिकल कमेंट करूं, बट बहसियत पाकिस्तानी और बहसियत सोल्जर सबसे तकलीफ दे ये चीज होती है कि जब आपकी नेशन अगर आपके पीछे नहीं खड़ी, नेशन की रिप्रेजेंटेशन करते हैं पॉलिटिशियंस, और जो वॉर होती है दैट इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी विच हैज टू बी लेड बाय द पॉलिटिकल लीडरशिप। मिलिट्री उसका इंस्ट्रूमेंट होती है। तो आप अगर इंस्ट्रूमेंट को यूज कर रहे हैं नेशनल पॉलिसीज के लिए और आप पाकिस्तान का भी नाम लेते हैं, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते हैं कि जिसके ऊपर पाकिस्तान कायम हुआ, और पाकिस्तान में रह के आपने सियासत करनी है ना, आप कोई इंडिया में या नेपाल में या बांग्लादेश में तो जाकर सियासत नहीं करेंगे। आपकी पहचान इधर ही है, आपका वोटर इधर ही है, पाकिस्तान होगा तो आपकी सियासत होगी। तो इट इज डिसअपॉइंटिंग। और एक चीज याद रखिएगा, पीस और वॉर का जो स्ट्रक्चर है वो एक ही चीज पे कायम है, अवाम और अफवाज का मिलाप। और ये करना होता है, इंश्योर करना होता है, ये सिनर्जी हैज टू बी क्रिएटेड बाय द पॉलिटिशियंस, चाहे वो सूबाई हुकूमतें हों या कौमी हुकूमतें हों। तो किसी भी सोल्जर के लिए सबसे बड़ी तकलीफ दे बात यही होती है कि जब उसके पॉलिटिकल लीडरशिप या उसकी आवाम उसके साथ ना खड़े हो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, इफ यू अलाउ मी जी। कैप्टन उजैर अभी शहीद हुए जी, हमारा यंग बच्चा, उसके वालिद साहब के साथ मैं बैठा था, मेजर शेर साहब है, उन्होंने भी फौज में सर्व किया यहाँ पे अटक से जी। तो वो लड़के के वालिद साहब ने मुझे उसकी डायरी दिखाई कैप्टन उजैर शहीद की, जिसको हमने क़यामत के दिन जवाब देना है। मैंने भी, आपने भी, अली अमीन साहब ने भी, नवाज शरीफ साहब ने भी, और जरदारी साहब ने भी, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने। क़यामत के दिन हमने इन शहीदों के सामने खड़े होना है। हम सारे अपनी जंग लड़ रहे हैं ना पाकिस्तान की, आप भी और मैं भी। तो हमने, उजैर अपनी डायरी में लिखते हैं शहादत से 2 दिन पहले कि जो लोग ये समझते हैं कि हमारी फौज हमारे लिए नहीं लड़ रही, हमारे लिए कुछ नहीं कर रही, या जो हमारी लड़ाई में हमें सपोर्ट नहीं कर रही, तो मेरी शहादत के बाद मेरी माँ से आके जरूर मिलें, ताकि उनको पता चले कि मेरी माँ का गम कैसा है, एक शहीद की माँ का गम कैसा होता है। तो उसको अगर वो देख लें तो फिर आई थिंक अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या हमारी जो जाती पॉलिटिक्स है वो बहुत पीछे रह जाएगी, और रह जानी चाहिए। और अगर नहीं रह रही तो बहसियत कौम हम ये जंग कभी भी नहीं जीत सकते, ये याद रखिएगा। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी 2 टोक पैगाम दिया गया है कि खारजियों को किसी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब तालिबान हुकूमत ये जान ले कि या तो वो खारजियों को पनाह देंगे या फिर उन्हें फिर पाकिस्तान का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़ाहिद महमूद साहब, आप हमें इस पर बता भी रहे थे। नाज़रीन, खित्ते से दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो सरगर्म हैं। अगर बात की जाए आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, उन्होंने बनू का दौरा किया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी वहाँ पर पहुँचे। इस दौरे के हवाले से जानेंगे इमरान याकूब खान साहब से। इमरान साहब, ये जो अहम दौरा था दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए, इस वक्त पाकिस्तान जो है वो सरगर्म है। वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट की बात की जाए, उन्होंने भी कहा है कि तालिबान हुकूमत जो है वो पाकिस्तान या खारजियों में से किसी एक को चुन ले। तो किस तरह से देखते हैं आप इस स्टेटमेंट को और इस दौरे को? देखिए ज़ैनब, मामला ये है कि किसी भी मुल्क में, सोसाइटी में, मुआशरे में उस वक्त तक जो है ना मुकम्मल अमन नहीं हो सकता जब तक पूरी कौम जो है वो अपनी फौज के शाना बिछाना होकर मिलकर
दहशत गर्दों के खिलाफ ये कार्रवाइयां ना करें, उनके खिलाफ जो यहाँ पे इस वक्त मुल्क में ऑपरेशन जारी, और खासतौर पे आप देखें कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में भारतीय जो प्रॉक्सी है फितना खारिज के 35 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया। और इस ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का जो शदीद तबादला हुआ, उसमें पाक सरजमीन के जो 12 बहादुर सपूत है उन्होंने जामे शहादत जो है नोश किया। जब इतनी बड़ी तादाद में हमारे यहाँ रोजाना की बुनियाद पे ये हमारे जो शाहीन हैं, हमारे जो फौजी जवान हैं, वो जानों की और नजराना पेश कर रहे हैं और इस मुल्क और कौम के लिए कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त मुल्क और कौम, पूरी कौम को भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और इस हवाले से हुकूमत जो बात कर रही है वो तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को, जब पूरी कौम और फौज शादा बचाना है तो तमाम सियासी जमातों को भी इसमें पूरी तरह से हिस्सा लेना चाहिए। बाज लोग जो हैं वो इस वक्त इसकी भी बड़ी निशानदेही कर रहे हैं इस बात की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शायद खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ के खुद उनकी अपनी हुकूमत भी है, उस हवाले से उतनी सरगर्म नजर नहीं आती। और खास तौर पे अली अमीन गंडापुर साहब जो कि वजीर आला केपी हैं, उनका भी नाम लिया जा रहा है कि वो भी इस सारे मामले में बेखबर नजर आते हैं। तो मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि इस मौके पे हमें सियासी इख्तलाफात को बुला के इस मुल्क की हिफाजत के लिए मिल के दुश्मन का मुकाबला करना चाहिए।